सो हे देयर, दिस इज प्रांशु वर्मा और अपना एक बुक कंप्लीट हो चुकी है 11th क्लास की, ग्रेविटेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, सो अब हमें आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने के लिए सेकंड बुक पे जाना पड़ेगा और सेकंड बुक का जो पहला चैप्टर है उसे उठाना पड़ेगा। ठीक है, इतना सारा काम हमें करना पड़ेगा। ठीक, सो द फर्स्ट चैप्टर फॉर योर सेकंड पार्ट ऑफ योर फिजिक्स क्लास 11th टेक्स्ट एनसीईआरटी बुक इज mechanical property of solid. Okay, mechanical property or properties of solid. Let me remind you one thing कि बेसिकली इस चैप्टर में नाम तो इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड रख दिया गया है, बट यू आर नॉट गोइंग टू रीड और स्टडी द प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ये आपके पास केवल और केवल इस चैप्टर में पढ़ने के लिए दो प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट स्ट्रेस, सेकंड स्ट्रेन। ओके, उसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी आप नहीं पढ़ने वाले हो। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, जैसे मॉलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, हार्डनेस और स्ट्रेंथ है और क्रीप है, फटीक है, बहुत सारी है, बहुत सारी। ठीक, तो उनमें से आप एक भी नहीं पढ़ोगे तो उन प्रॉपर्टीज़ को मिला के हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, जिसमें हम सॉलिड की हर तरीके से सारी स्टडी करते हैं कि सॉलिड है। ओके, हम इस सॉलिड को, ये कोई सॉलिड है, ठीक है, इसे मैं कितना लंबा खींच सकता हूँ, इसको कितना कॉम्प्रेस कर सकता हूँ, इसको मैं कितना स्क्रैच करूँ तो कैसा होगा, इसकी मैं स्ट्रेंथ नापूँ, मैं इसको कितना फोर्स लगा के टूटता है, या मैं इस पर कितना कंटिन्यूस फोर्स लगा के रखूँ, कंटिन्यूस लोड लगा के रखूँ तो कब ये टूटता है, कब इसकी फटीक वैल्यू आती है। ओके, और क्रीप का मतलब क्या है कि भाई अचानक से टूट जाना। ठीक है, ब्रिटिल का मतलब होता है कि अचानक से, मतलब कितना बिना एक्सपेंशन के कब टूटता है। जैसे कि आपके बिस्किट होते हैं, ओके, आप जो गुड्डे के, ब्रिटानिया के या किसी भी और, ठीक है, बर्बन्स वगैरह कई सारी कंपनियां हैं, आप कोई से भी खा सकते हो। ठीक है, तो जब आप उसको कट करते हो, ऐसे तोड़ते हो, ठीक है, तो बस जैसा आवाज आती है टक, है ना, तो दीज टाइप्स ऑफ सॉलिड्स कॉल्ड ब्रिटिल। ओके, उसमें कोई एक्सपेंशन नहीं होता, जरा सा भी एक्सपेंशन नहीं होगा, जस्ट टूट जाएंगे फट जैसे। ठीक है, तो ये कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपको पढ़ना नहीं है इस चैप्टर में। आपको केवल दो चीज़ पढ़नी है इस चैप्टर में और पूरा चैप्टर इसी पे बेस है और मुश्किल से 3 लेक्चर का चैप्टर है। हाँ, क्योंकि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। उसको पढ़ाने के लिए मैं पूरा एक लेक्चर लूँगा, कम से कम 50 मिनट के आसपास लूँगा उस लेक्चर को कंप्लीट करने में। और उसके अलावा आज हम बेसिक चीज़ें पढ़ लेंगे, सारे मॉडुलस लगभग सारे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आपके सिलेबस से इस बार हमारा जो रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शेयर मॉडुलस निकाल दिया गया है और वॉल्यूमेट्रिक आपका जो एक्सपेंशन था वो पहले से ही कम आता था। तो और बेसिकली जो नीट और कंपटीशन में पूछा जाता है वो यंग मॉडुलस ही पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, मतलब अभी तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा क्या बोल रहे हो सर। ठीक है, धीरे धीरे आप समझते जाओगे और समझते समझते हम आज आगे बढ़ेंगे। और वीसी, देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसके बारे में कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। अपन लोग सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं और पहले टॉपिक का नाम है स्ट्रेस। ओह माय गॉड सर, स्ट्रेस जो आप हमें रोज़ देते हो, रोज़ आके यहाँ पे 40-50 मिनट गाना गा के, कभी कभी तो 1 घंटा पहुँचा देते हो, है ना, सिर की ऐसी की तैसी कर देते हो, दैट इज़ स्ट्रेस, है ना सर, वही स्ट्रेस है ना। नहीं, वो स्ट्रेस नहीं है, यू आर नॉट वो मेंटली की स्ट्रेस है। ओके, वो ह्यूमन बॉडीज़ के लिए स्ट्रेस है वो। ओके, तो उसकी बात नहीं करेंगे हम यार यहाँ पे, यहाँ ना। देखो स्ट्रेस क्या है समझने की कोशिश करते हैं, जस्ट समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस समझना, उसको भी हम समझेंगे। देखो जरा ध्यान से सुनो, दिस इज अ सॉलिड, ये कोई सॉलिड है। ओके, मैं इसको पकड़ के खींच रहा हूँ। ओके, अच्छा उधर खुल, ओके, इसको छोड़ते हैं, इसको खींचते हैं, इसमें कुछ खुलने वाली चीज़ है, इसको खींचता हूँ मैं, क्या हो रहा होगा, सोचो क्योंकि दिखेगा कुछ नहीं, सोचना ही है बस। इसको पकड़ के खींच रहा हूँ मैं, इसे खींच रहा हूँ। ओके, जस्ट लाइक दिस खींच रहा हूँ मैं। ओके, और आई एम कंप्रेसिंग इट राइट नाउ, इट्स कंप्रेसिंग।
कंप्रेशन. व्हाट इज गोइंग टू हैपन इनसाइड द सॉलिड? क्या हो रहा होगा सॉलिड में? सोचो, सॉलिड में हम क्या कर रहे हैं? एक सॉलिड है, इस पर मैंने इस तरफ से एक पकड़ के फोर्स लगा दिया, इस तरफ से पकड़ के फोर्स लगा दिया, एंड दिस टाइप्स ऑफ फोर्स व्हेन देयर इज अ expansion or trying to expand the body, these types of force called tensile force. क्या कहलाते हैं? टेंसाइल फोर्स कहलाते हैं. ओके, और दिस टाइप दबाने वाला कॉम्प्रेसिव फोर्स. ठीक है, so I'm applying a tensile force on the body. What is going to be happen? Just try to understand. okay, आपको उससे स्ट्रेस समझ में आएगा क्या हो रहा होगा. क्या इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, टुक टुक टुक, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बड़ा लाला बहुत सारे पड़े हैं ये, ठीक. ओके, कोई आयरन है तो आयरन को ले लो, स्टेबल है सबसे ज़्यादा, आपको पता है मोस्ट स्टेबल एटम है वो फेरस. ठीक, इनके क्या हो रहा होगा एक्चुअली में? मैं फोर्स किस पे लगा रहा हूँ? मैं सॉलिड पे लगा रहा हूँ या इन मॉलिक्यूल्स पे लगा रहा हूँ? बेसिकली इन मॉलिक्यूल्स पे लगा रहा हूँ, इन एटम्स पे लगा रहा हूँ. हाँ या ना, जल्दी बोल, क्योंकि सरफेस पे भी तो यही है ना भाई साहब. समझ में आया? आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दीज मॉलिक्यूल्स. बेसिकली मैं इन मॉलिक्यूल को पकड़ के ऐसे खींच रहा हूँ, एक दूसरे से दूर कर रहा हूँ. व्हाट आई एम डूइंग कि भाई इनको इस तरफ खींच रहा हूँ ऐसे, चल दूर जा, तू इससे दूर जा, तू इससे दूर जा. ओके, सो जब कुछ चीज़ें आपस में बंधी हों, एकदम टाइटली बंधी हों, और मैं उनको खींच लूँ, तो वे क्या करेंगे? दे विल अप्लाई अ रीस्टोरिंग फोर्स. दे विल अप्लाई अ रीस्टोरिंग फोर्स इनवर्डली व्हेन आई एम एक्सपेंडिंग इट. ये क्या चाहेंगे? इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा. देखो बेसिकली मैं इन पे फोर्स लगा रहा हूँ. ओके, इन्हीं को देख लेते हैं. ओके, इसको भी हटा देते हैं. दो मॉलिक्यूल्स पे देखते हैं. दो मॉलिक्यूल्स पे अपन लोग बहुत अच्छे से और इजीली वे में समझ पाएंगे, क्योंकि हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है. और ठीक है, उसके अलावा तो ज़्यादा हम, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट द साइंटिस्ट राइट नाउ. ओके, सो ना तो मैं हूँ ना आप हैं. मैं बन भी सकता हूँ साइंटिस्ट, आई कैन बी. ओके, आई हैव डिग्री, बट यू डोंट हैव अ डिग्री, सो यू कैन बी राइट नाउ अ साइंटिस्ट. ओके, आप बिना डिग्री वाले साइंटिस्ट बन सकते हो. ओके, सो मैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है, बेसिकली दो मॉलिक्यूल्स के बीच का एक डिस्टेंस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है. ओके, और उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स. आपको पता है सब कुछ? हाँ जी, सब पता है. उसके बारे में मैं डिस्कशन करूँगा लेटर, इस चैप्टर के लास्ट में चैप्टर में डिस्कशन कर दूँगा उसके बारे में भी. उसका एक कर्व होता है इस टाइप का. ओके, कि ऐसा कुछ कर्व होता है. ओके, ऐसा कुछ होता है. ये मैंने थोड़ा सा गलत है, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिस्कशन करेंगे हम कभी. ठीक है, सो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है. अब अट्रैक्शन फोर्स है और अट्रैक्शन फोर्स को लेके मैं इसको दूर भगा रहा हूँ इसको, तो आई एम डूइंग अ वर्क अगेंस्ट दिस अट्रैक्शन फोर्स, है ना? अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट आई एम डूइंग सम वर्क. ओके, और दिस वर्क, ठीक है, ये वर्क क्या करेगा? ये वर्क करेगा कि इस फोर्स को अपोज करेगा, और दिस अट्रैक्शन फोर्स विल अपोज दिस फोर्स. एंड और ये आप एक चीज जानते हो, क्या जानते हो कि आप ऐसे एक्सपेंड कर भी लो तब भी ज़्यादातर सॉलिड एक्सपेंड नहीं होते. जैसे आपने अभी डस्टर को देखा, एक्सपेंड नहीं हुआ, उसकी कोई भी लेंथ नहीं पड़ी. इसका मतलब क्या हुआ कि इसने अट्रैक्शन फोर्स जो था ना इसके बीच में, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कुछ इंक्रीज हुआ, कुछ सम इंक्रीज हुआ, और उसका इंक्रीमेंट किसके इक्वल था? इसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ. ओके, क्योंकि हमने बाहर से एक फोर्स लगा दिया, एफ डेल एफ हो गया. ओके, ये अट्रैक्शन फोर्स नहीं, अंदर वाला इंटरनल फोर्स कह दूँ इसको मैं, इंटरनल फोर्स, उसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ, और दैट विल बिकम द एक्सटर्नल फोर्स, दिस एक्सटर्नल टेंसाइल फोर्स. ओके, ये जो फोर्स है वो इसके इक्वल हो गया, ताकि ठीक है, नहीं मतलब जिससे कि इसमें कोई भी शेप में डिफरेंस ना है. ओके, जब ये फोर्स, बेसिकली ये फोर्स कभी भी इससे बड़ा नहीं होने वाला है, याद रखना. यदि ये फोर्स इससे बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा? अपने आप को खुद ही श्रिंक करने लगेगा, बॉडी खुद ही श्रिंक करेगा अपने आप ही. हम नहीं कर रहे,
अपने आप श्रिंक करेगा, खत्म कर देगा, ऐसा हो नहीं सकता। दिस फोर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन दिस, बट इट मे बी हैपन कि दिस एक्सटर्नल फोर्स बिकम ग्रेटर देन दिस फोर्स। ओके, दिस इज काइंड ऑफ इनर्शिया प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इनर्शिया प्रॉपर्टी है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी इनर्शिया प्रॉपर्टी है। ओके, कि भाई आप जब कोई चेंज करोगे, यू आर चेंजिंग द समथिंग, यू आर ट्राइंग टू चेंज इट्स लेंथ। ओके, so basically when you trying to change its length, so there will be inertia comes into the picture to make your work neutralize। आपके वर्क को खत्म करने के लिए एक इनर्शिया आएगा वहाँ पे। ओके, सो वो ये इनर्शिया डेल एफ, जो चेंज इन फोर्स आ रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्स में। ओके ओके, तो कभी कभी क्या होता है, ये एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि इनर्शिया एक लिमिट तक लग सकता है, ऐसा थोड़ी है कि हमेशा लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, सो देयर विल बी अ लिमिट जो इसकी ऑप्टिमम वैल्यू होगी। ओके, और उससे ऊपर मैंने एक्सटर्नल फोर्स कर दिया तो दिस विल बी बिकम ग्रेटर देन एक्सटर्नल फोर्स। और एट दैट टाइम, इस टाइम पे आप जिस जगह जिस तरीके से डिफॉर्मेशन करना चाहते हैं, यू विल गेट द डिफॉर्मेशन लाइक दैट। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि किसी भी चीज को आप खींचोगे या दबाओगे तो क्या होता है, अंदर क्या होता है, ये समझ में आया। ओके, अब देखो स्ट्रेच कितना आसान है। अब यदि इतना चीज समझ में आ गया ना आपको, कई सारे वर्ड्स जो हैं टेक्निकल वर्ड्स, वो आपको दिक्कत नहीं देंगे, कई सारे वर्ड्स। ठीक है, देखो ये चैप्टर मैं इतनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ ना आपको, अंदर से घुस के हर चीज़ को अंदर से घुस के समझा सकता हूँ, बट आप समझने वाले होने चाहिए पहली बात तो। ठीक है, वो बहुत नॉलेज है इस टॉपिक पे, मुझे बहुत नॉलेज है, बहुत ज़्यादा अपरंपार, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर ही हूँ। ठीक है सर, ठीक है, तो स्ट्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रेस क्या है? ओके, स्ट्रेस क्या है, देखो बेसिकली अब हम थोड़ा मोटा आ जाते हैं, थोड़ा हम अंदर काफ़ी घुस गए थे, मॉलिक्यूल्स लेवल पे चले गए थे, अब थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं और ऊपर से देखते हैं चीज़ों को। ओके, सो मैं इस तरफ से फिक्स कर दे रहा हूँ इसको, आई एम जस्ट फिक्स दिस पॉइंट ऑफ दिस रॉड। ओके, सो जस्ट लाइक दिस, कि ये एक ऐसे रॉड लटक रही है, टू ओके, एंड आई एम एक्सपेंडिंग इट। मैं इसको ऐसे पकड़ के ये यहाँ से फिक्स है। ओके, यहाँ से फिक्स है, अब मैं ऐसे खींच रहा हूँ। ठीक, यदि मैं आपको कुछ बोलूँ तो आप बोलोगे कि क्या बोल रहे हो सर। मैं यदि ये बोलूँ यहाँ पे कि मैं ये फोर्स किस पे लगा रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग दिस फोर्स ऑन दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, बेसिकली आई एम अप्लाइंग दिस फोर्स ऑन अ एरिया बेसिकली। ठीक है, यदि और ज़्यादा डीप में बात करें तो जनरल फॉर्म में बात करें तो आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस फोर्स ऑन द एरिया पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या हाँ या ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आया। अब ध्यान से सुनो, अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस को मैं बोलूँगा, स्ट्रेस विल बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, आपको पता है ना, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जनरेट होगा, एक मैंने आपको दिखाया कि F इंटरनल प्लस डेल F। ठीक है, F अट्रैक्शन प्लस डेल F, उसको आप कहीं पे मत लिखना। ठीक है, वो केवल एक कंसेप्ट है जिसको आप केवल समझने के लिए मैंने समझाया आपको ऐसा। ठीक है, ठीक है, तो एक फोर्स इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जनरेट होगा, इंटरनल, जिसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स, ऑलवेज याद रखना। ठीक है, एंड दिस फोर्स, इनवर्ड रेजिस्टिव फोर्स विल बी मैं यदि बात करूं पर यूनिट एरिया, तो दैट गिव मी द स्ट्रेस सिग्मा। आई रिप्रेजेंट स्ट्रेस विद द सिग्मा। ओके, सो when there is an external force applied on the area of a solid, there is an internal resistive force. There is an internal resistive force produce or generate inside the solid just in opposite direction of the external force and magnitude wise equal to the external force. This force, this internal resistive force per unit area is called the stress. इसको स्ट्रेस बोलते हैं। जनरली टीचर बोल देते हैं कि स्ट्रेस इज द फोर्स एक्सटर्नल बाय एरिया।
ये उनका अल्प ज्ञान है। अल्प ज्ञान का मतलब लेक ऑफ नॉलेज, ठीक है, लेक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी, अल्प ज्ञान, ठीक है, मतलब होता है कभी कभी होता है। मैं भी जब 11th-12th में था तो मैं भी यही बोलता था कि स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स। हम तो ये भी नहीं बोलते थे, आई एम सेइंग कि स्ट्रेस इक्वल टू, ठीक है, स्ट्रेस इक्वल टू बल अपॉन एरिया। एरिया को क्या बोलते थे हम? वर्ग, ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ बंदा हूँ, ठीक। सो ये गलत है, ये गलत है, एक्चुअली में ये गलत है। by some condition or by the virtue of the third law of Newton, this stress is equal to the force external upon area, but it is not exactly equal, or this is not the main formula, exact formula, ठीक है। the conceptual formula is this, ठीक है। आप लोग लिख सकते हो उसकी डेफिनेशन, मैंने बोल भी दिया, एक बार दोबारा से बोल रहा हूँ, ओके। द इंटरनल, ऐसे लिखो, व्हेन या लिख ही देता हूँ मैं भी, आलस क्यों करना, ठीक है। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स applied on द एरिया, कोई सा भी एरिया हो सकता है, वो सरफेस एरिया भी हो सकता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होता है, डिपेंड करता है। आप सरफेस एरिया भी लगाओगे तो स्ट्रेस चेंज हो जाएगा, दूसरा स्ट्रेस होगा, लेकिन स्ट्रेस तब भी होगा, इसलिए मैंने कॉमनली जनरली बोल दिया एरिया। एरिया अप्लाइड ऑन द एरिया ऑफ अ सॉलिड, देयर इज एन इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। दिस वर्ड रेजिस्टिव फोर्स अपने आप बताता है कि एक्सटर्नल के अपोजिट होगा, रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा उसको, ओके। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप इनसाइड द सॉलिड इक्वल एंड अपोजिट to the equal and opposite to the external force, full stop. This internal force per unit area of working is called stress in the solid, ओके। स्ट्रेस इन द सॉलिड, इसको स्ट्रेस बोलते हैं, ओके। जल्दी उतारो उसको, मैं काम खत्म करता हूँ, ओके। चलिए हटा दिया, चलिए हटा रहा हूँ डेफिनेशन को मैं, ओके। पहली बात तो आपने समझ ली, ठीक है। दूसरी बात समझो, कुछ चीज़ें हैं जो समझने की ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस क्या है, ये सबसे बड़ा पॉइंट आता है आप लोगों को समझाने में, ठीक है। एफ इंटरनल अपॉन एरिया, इसकी यूनिट की बात करोगे तो यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट पास्कल नहीं होती, ऑलवेज रिमेंबर दिस कि द पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, नॉट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंस, ओके। ये भी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। बेसिकली ध्यान से सुनो, प्रेशर और इसमें क्या फर्क है? प्रेशर, देखो प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट, वो किसकी बात करता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है। इट मे बी कि फोर्स ऐसे लग रहा हो एरिया पे, ओके। तो वो क्या करेगा कि इससे प्रेशर नहीं बनने वाला, इससे बनेगा एफ कॉस थीटा से। तो ही सेड कि प्रेशर इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू एरिया, ओके। मतलब प्रेशर में एक प्रॉब्लम है, प्रेशर में हमेशा एंगल एरिया और फोर्स के बीच का 90 होना चाहिए, ठीक है। फोर्स और एरिया के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए,
ठीक है, ये प्रॉब्लम है एरिया के बीच में बोल रहा हूँ मैं। एरिया वेक्टर एक नई चीज़ आएगी आपको, और वो समझना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत फिजिक्स में आपको समझनी है। ओके, सो यहाँ पे बात होती है थ्रस्ट की, हमेशा याद रखिएगा थ्रस्ट की बात होती है। थ्रस्ट हमेशा परपेंडिकुलर ऑन द एरिया होता है, स्ट्रेस में ये चीज़ नहीं लागू होती, बस यही कंडीशन है। स्ट्रेस में ये चीज़ लागू नहीं हो सकती कि फोर्स और एरिया के बीच में 90 डिग्री ही एंगल हो। ओके, फोर्स और एरिया के बीच में 90 डिग्री ही एंगल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ भी हो, कुछ भी हो, हमें उससे मतलब ही नहीं है ना, मतलब ही नहीं उससे, उनके बीच के एंगल से हमें कोई मतलब ही नहीं है ना 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 ना। बस यही एक फ़र्क है स्ट्रेस और प्रेशर में, बस और कोई फ़र्क नहीं है। सब चीज़ें सेम हैं, सारी चीज़ें सेम है, यूनिट भी अलग अलग है। इसकी भी यूनिट, हालांकि प्रेशर की भी यूनिट यू कैन से दैट द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके, बट वी से दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल। हमने प्रेशर की अलग से यूनिट बनाई हुई है। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर एंड स्ट्रेस। प्रेशर में हमारा जो एरिया और फोर्स है उनके बीच का एंगल 90 होना चाहिए। एरिया वेक्टर नहीं, एरिया के बीच का एंगल, एरिया एंड फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल। और स्ट्रेस में ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है, यू आर फ्री। ओके, क्लियर? ओके, चलिए फॉर्मूला भी देख लिया आप लोगों ने, चलिए सिंबल भी देख लिया, सिग्मा होता है इसका सिंबल। अब देखो स्ट्रेस के टाइप, यही समझने बहुत ज़्यादा जरूरी है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अगले लेक्चर में स्ट्रेन की बात कर लूँगा मैं, क्योंकि लंबा लेक्चर हो जाएगा नहीं तो ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। हाँ, मैं सोच रहा था मैं बहुत कम टाइम लूँगा इनको समझाने में, लेकिन हाँ मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। मैं आराम से समझा रहा हूँ ना, मैं होले होले हो जाएगा काम, नहीं है होले होले हो जाएगा काम। चलिए ठीक है, मतलब शाहरुख खान के गाने को सर आपने क्या बना दिया। स्ट्रेस, बेसिकली स्ट्रेस होते हैं तीन टाइप के, तीन टाइप के। ओके, कैसे 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 सर? पहला है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दूसरा है आपका शियर स्ट्रेस, ठीक है, शियर स्ट्रेस। और तीसरा है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक ठीक। तो पहले की बात कर लें सबसे पहले, आगे तो औरों के नाम हटा दे रहा हूं मैं, फिर पहले की बात करता हूं। शियर स्ट्रेस आपके सिलेबस से इस बार जा चुका है, उसको टाटा और बाय बाय करेंगे हम, लेकिन पढ़ के करेंगे, ऐसे ही नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा उसको पढ़ाने में, बिल्कुल नहीं जाएगा। मतलब 15 मिनट मुश्किल से, 15 मिनट की वजह से क्यों ना पढ़ाऊँ उसको, नॉलेजेबल चीज़ है, क्या पता कंपटीशन में आएगा, आता है, ठीक है। हाँ, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करते हैं। जो अभी आपने फिगर देखी थी ना प्रभु, वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की थी। मैंने एक ऐसे रॉड ले ली, एक ऐसे रॉड ले ली, सॉलिड रॉड है, ओके। आपको इस चैप्टर में सॉलिड ही पढ़ना है, लिक्विड नहीं है, ये गैस तो बिल्कुल नहीं है। लिक्विड के लिए अगला चैप्टर, गैस के लिए उससे अगले 3 चैप्टर है, ठीक है। बेसिकली 3 नहीं है, 2 ही चैप्टर हैं। आप थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी में पढ़ोगे, थर्मल प्रॉपर्टी में आपको सॉलिड ही पढ़ना है फिर से, और लिक्विड पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है, जिसकी लेंथ है L। हालांकि मैं अभी कोई डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी एक केवल, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये A है, कितना है? ओके। सो देखो यहाँ पे 2 टाइप का स्ट्रेस बन सकता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में, देखो ध्यान से। ओके, सो दिस इज L, दिस इज A, ओके। ये मतलब ऐसे ऐसे एरो बना दिया है। कभी आप सोचो कि A इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, आई एम जस्ट मूविंग एन एरो, और दिस इज अ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब देखो मैंने आपको समझा तो दिया है कि ये इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया होता है, लेकिन फॉर्मूलों में मैं हर जगह एक्सटर्नल फोर्स को ही यूज करूंगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में सारी जगह ये एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा, हमेशा इक्वल होगा। डोंट वरी, आंख बंद करके एक्सटर्नल फोर्स लगाओ फॉर्मूले में, डोंट वरी, ठीक है, ठीक है। सो 2 रॉड हैं, 2 रॉड में जो एरिया और लेंथ है वो सेम है, बट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिफरेंट इन बोथ, ओके।
on the basis of the direction of the force there are two stress. Okay, there are two stress. Why they are calling as longitudinal stress? For first upon look at this thing, this force and this force both are acting along the length के along लग रहे हैं. These force लग तो एरिया पे रहे हैं but along the length के along लग रहे हैं, length के along, ऐसे या ऐसे, both are cases. So that's why we said it as longitudinal stress and it is represented by L. Basically formula है force upon area. Okay, और in these two cases आपका जो एरिया होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है. ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया. Okay, you'll get the things. Okay, आसान है. चलिए अब देखो, यहाँ पे देखो, this is a tensile force. Why? Because it is increasing the length. ठीक है, increasing length. Okay, so tensile force. कौन सा फोर्स है? टेंसाइल फोर्स है. So tensile force है. Due to the tensile force, the stress in this sigma t, tensile stress. What is this? Tensile stress. Okay, formula same, F upon A. फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आने वाला थ्रू आउट इन ईच स्ट्रेसेस. आप चाहे लॉन्गिट्यूडनल पढ़ो, चाहे आप शेयर स्ट्रेस पढ़ो, और चाहे आप पढ़ो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, फॉर्मूला विल रिमेन सेम, F upon A. ठीक, बट एरिया कभी कभी चेंज होता है कि एरिया कौन सा लेना है. जैसे वॉल्यूमेट्रिक में सरफेस एरिया लेंगे. ओके, जैसे शेयर स्ट्रेस में आप जिस सरफेस पे, जिस फेज पे शेयर लगा रहे हो, जिस फेज पे आप फोर्स लगा रहे हो, उसी फेज का लोगे. यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं. कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया इन बोथ केसेस. ओके, राइट नाउ यू आर सीइंग अ फोर्स विच आर ट्राइंग टू डिक्रीज द लेंथ. ठीक है, डिक्रीज द लेंथ हियर. So you can say this force is a compressive force. We try to compress the compressive force. Try to compress the bar or the rod. So we say this is a compressive stress. Okay, this is a compressive stress. The formula will remain same. The symbol will remain not remain going to same. This will be sigma c and this is sigma t. Okay, always remember this thing. Clear है? आसान है, मतलब कोई डेफिनेशन नहीं इन चीज़ों की. आप बोले सो लॉन्गिट्यूडनल की तो टेम्परेचर नहीं बताइए आपने, ऐसा कुछ नहीं. ठीक, सो ये दीज आर द टू टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. फर्स्ट टेंसाइल स्ट्रेस, सेकंड कंप्रेसिव स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइंग टू द डिफॉर्मेशन. ओके, अभी आप एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ डेफिनेशन पढ़ने वाले हो इसके बाद, स्ट्रेस के बाद. ठीक है, उसको मैं बताऊंगा, क्योंकि खींचने टाइम पे और कंप्रेसिव में एक चीज़ आ रही है जिसको हमने मिस करा है, उसको भी बताऊंगा. तो उतार लो, उसको उतार लिया. चलिए हटाओ. चलिए, ये मैं इसको स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ाने के बाद ही बताऊंगा. उसका नाम है इलास्टिसिटी. पता नहीं क्यों बुक में इसको जो है सबसे शुरुआत में दिया जाता है. ठीक है, लेकिन होना चाहिए उसको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बाद में. समझोगे क्यों होना चाहिए. तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में हम सेकंड स्ट्रेस पे हैं और उसका नाम है शियर स्ट्रेस. ठीक है, मॉड्यूलस पढ़ने के टाइम में हम इलास्टिसिटी पढ़ें तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे इलास्टिसिटी क्या होगी. ओके, तो शियर स्ट्रेस, व्हाट इज द शियर स्ट्रेस? देखो ध्यान से. अब मैं बार को कुछ इस तरीके से रख लेता हूँ, थोड़ा चौड़ा बना लेता हूँ बार को. ओके, ऐसे. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब इस लेंथ के परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे. ठीक, मतलब मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है, यहाँ पे फिक्स है. ठीक है, अभी तक मैं कैसे लगा रहा था? डू और डू. ठीक, तो इस तरीके से जो स्ट्रेस बन रहा था वो कैसा था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था. अब मैं कैसे लगा रहा हूँ फोर्स? अब मैं लगा रहा हूँ ऐसे
ठीक है, और यहाँ से उठ नहीं सकती, जबकि उठ रही है वो। क्यों उठ रही है? क्योंकि वो फिक्स नहीं है। यदि फिक्स ना हो तो उठेगी नहीं, वहाँ से नीचे से नहीं उठेगी, यहाँ से उठ जाएगी, बेंड हो जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, है ना, लाइक दिस, कैन सी दिस थिंग लाइक कि टक 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 टक, थोड़ा सा ऐसे बैंड हो जाएगी, कुछ ऐसे बैंड हो जाएगी। हाँ या ना? शुरुआत में कैसी थी? ऐसी थी, शुरुआत में ऐसी थी, अब थोड़ी सी ऐसे बैंड होगी बस, और कुछ नहीं, कुछ ऐसे नहीं, कुछ भी चीज़ नहीं है इसमें। तो बहुत आसान है, बहुत जल्दी समझ में आ गया। किस एरिया पे लगा? इस पे लगा, इस एरिया पे लगा ना फोर्स, इस एरिया पे लगा ना आपने, बस ये एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज शियर स्ट्रेस, काम खत्म, शियर स्ट्रेस काम खत्म, सिग्मा। समझ में आया क्या? शियर स्ट्रेस सबसे आसान है, शियर स्ट्रेस समझना, और सबसे टिपिकल होगा शियर स्ट्रेन समझना। देखो समझ में आया ना? हटाओ उसको, फॉर्मूला वही, यूनिट वही, स्केलर क्वांटिटी सब चीज़ वही, हटाओ। तीसरा स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है, ये थोड़ा स्पेशल है। हाँ ये स्पेशल है। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल जगह लगता है हमेशा, बस इनसाइड द लिक्विड। बेसिकली वी हैव 90% ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एज वाटर, ओके, सो भाई 90% है ना, 70% तो सरफेस पे है, समुद्र वगैरह ने घेरा हुआ है, कुछ नदियाँ वदियाँ भी है, और इनसाइड वाटर भी है, तो 90% ऐसे ही कुछ है ना। अपने को ही तो बोलते हैं अपन लोग, एक तरबूज होता है, तरबूज का 99% मेरे ख्याल से बोलते हैं सब लोग, आई डोंट नो कि वाटरमेलन का जो मतलब जो टोटल मास जो है उसका वाटर ही वाटर होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली। हमारी बॉडी है उसमें भी वाटर ही खूब है, हर जगह वाटर है, तो अपन लोग वाटर की बात करेंगे, ओके। सो देयर इज अ बॉल, देयर इज अ क्रिकेट बॉल इनसाइड द वाटर, ओके। आप लोगों ने छक्का मारा, छक्का जाके वो गया किसी तालाब में गिर गई, बॉल गई अंदर, तैर नहीं रही है बॉल, बेसिकली हमारी अंदर चली गई बॉल, इस पे बात करेंगे। अब ये मत बोलना कि सर नहीं क्रिकेट की बॉल तो तैरती है, मेरे को यहाँ पे फंडा उससे नहीं कोई मतलब, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझो, ओके। सो माई बॉल इज इन द वाटर, ओके। नाउ व्हाट इज हैपनिंग विद दिस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस? यहाँ पे आप पता चलेगा कि यहाँ पे ही केवल इसी स्ट्रेस में प्रेशर भी सेम होगा, नहीं तो हर जगह प्रेशर अलग और स्ट्रेस अलग होता है, दो केसेस में, शियर स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में। वॉल्यूमेट्रिक में देखो क्या इस वाटर के मॉलिक्यूल इस बॉल को ऐसे दबा रहे होंगे अंदर की तरफ, हैं ऐसे दबा रहे हो, ऐसे कंप्रेस कर रहे होंगे वाटर के मॉलिक्यूल, ताप अंदर ताप। एक भी मॉलिक्यूल ऐसा होगा कि नहीं बेटे मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया, मैं तेरे को खींचूंगा बाहर को, ये सबको खींचने दे अंदर को, मैं तेरे को बाहर को खींच, एक भी होगा क्या? नहीं, नो वन विल बी देयर, एक भी नहीं होगा। सारे के सारे इसको दबाएंगे, सब दबा रहे हैं, चारों तरफ से दबा रहे हैं ऐसे सब। ओके, सो इन दिस कंडीशन जब कोई बॉडी इज इन द लिक्विड, there is a stress act on the surface, ठीक है, surface of the body which decrease the volume, ओके, विच ट्राई टू डिक्रीज, मैंने को लिखने चाहिए यहाँ पे, विच ट्राई टू डिक्रीज, डिक्रीज करने की ट्राई करती है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इट इज नॉट द मैटर ऑफ दिस स्ट्रेस, ओके। ये उसका कंडीशन नहीं है, यहाँ पे हम नहीं पढ़ रहे, स्ट्रेन में पढ़ेंगे कि डिक्रीज होगा, स्ट्रेन में पढ़ेंगे, स्ट्रेस में नहीं पढ़ेंगे इस चीज़ को, ओके। सो अपन लोगों ने बोला कि ये हर मॉलिक्यूल इसको दबाएगा अंदर की तरफ, ओके, दबाएगा, और उसकी वजह से एक स्ट्रेस बनेगा, और वो स्ट्रेस सरफेस पे लगेगा, ना कि वॉल्यूम पे,
वॉल्यूम पे नहीं लगेगा, वो किस पे लगेगा, सरफेस पे लगेगा, आउटर बॉडी पे लगेगा। इनर बॉडी से कुछ को मतलब नहीं है, इनर में कौन बैठा है, इनर में यहाँ पे चूहा बैठा है, यहाँ पे गधा बैठा है, कोई उसको मतलब नहीं है। ओके, नो वन गोइंग इनसाइड। ओके, वाटर अंदर नहीं जाने वाला है, अंदर नहीं बाहर की बात कर रहे हैं। अंदर चला गया तो फेलियर हो गया। ओके, अंदर चला गया ना वाटर तो फेलियर हो गया, अपना एक्सपेरिमेंट फेल कर गया। जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना टू स्टडी द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वो फेल कर गया इफ वाटर लीक करके अंदर चला गया। ओके, वाटर अंदर नहीं जाने वाला, ठीक है। सो दिस द थिंग। सो ये वाटर मॉलिक्यूल एक फोर्स लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं, उसके सरफेस एरिया पे, बस। तो आपको मिल गया सिग्मा, फोर्स अपॉन सरफेस एरिया, फोर्स अपॉन सरफेस एरिया, और दिस इज द सिग्मा भी। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे फोर्स अपॉन वॉल्यूम आना चाहिए क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, लेकिन नहीं बच्चों, सिग्मा हमेशा एरिया पे बनता है, नॉट फोर्स, सॉरी नॉट वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम पे नहीं बनता, वो किस पे बनता है, हमेशा एरिया पे बनता है। इसलिए कौन सा एरिया पे बन रहा है, सरफेस एरिया पे। तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को कि एरिया पे आ रहा है। आया कि नहीं आया, है ना, ठीक है। तो दिस इज द मतलब बेटर एक्सप्लेनेशन है, अच्छी एक्सप्लेनेशन है, और मेरे ख्याल से इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको या तो वही कोई PhD नहीं समझा सकता, इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन, या फिर जो है आपको खुद ही समझ में आ जाए, ठीक है। तो उससे अच्छी एक्सप्लेनेशन तो कोई भी नहीं समझा सकता कि आप खुद ही समझ जाओ कि क्या है ये सब चीज़, ठीक है। उससे अच्छा तो एक्सप्लेनेशन फिर भगवान भी नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट लेक्चर जो मैं चाह रहा था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व पे हो, लेकिन ठीक है, हम एक लेक्चर और पोस्टपोन करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द स्ट्रेन। हम स्ट्रेन जान पाएंगे कि क्या स्ट्रेन होता है। ओके, स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस। ओके, हाँ, तो फिर हम स्ट्रेन पढ़ेंगे, और स्ट्रेन पढ़ने के बाद हम हुक्स लॉ पे बात करेंगे। हुक्स लॉ क्या था, और बिफोर हुक्स लॉ वी आर गोइंग टू स्टडी द इलास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉलिड की इलास्टिसिटी, जिसमें फिर बाद में दो पार्ट हो जाते हैं उसके, डक्टिलिटी और मोलेबिलिटी। ओके, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं भाई साहब, अभी बहुत ही कम चीज़ पढ़ रहे हो, अभी बहुत सारी चीज़ें जैसे एक्सट्रूजन है, कास्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो ठीक है, आप लोग अभी इस चीज़ तक ही सेटिस्फाई हो जाइए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।